और शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का 56वां दिन है। आज सरकार और किसान के बीच 10वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन क्या बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारें। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है और इस आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में आज 10वां दिन कदम बढ़ाने वाली है सरकार। जी हां, सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत से कुछ भी हासिल होगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि किसान नेताओं के तेवर में कोई फर्क नहीं आया है। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। किसान नेता अगर अपनी मांगों पर आज भी अड़े हैं तो सरकार के रुख में भी ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार किसानों को भड़काने के लिए अब भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो। सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस नहीं चाहती। किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम होने वाले हैं। पहली तो ये कि किसान और सरकार 10वीं बार बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरा ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि किसान और दिल्ली पुलिस के बीच आज ट्रैक्टर रैली को लेकर दूसरे दौर की बातचीत होगी। सोमवार को पहले दौर की वार्ता हुई थी। बातचीत हुई, उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। बहरहाल निगाहें एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता पर होंगी। सवाल सबके सामने यही है कि क्या 10वें दौर की बातचीत में 10 का दम नजर आएगा। आज तक ब्यूरो। तो बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि आज सकारात्मक तरीके से चर्चा होगी। उन्होंने किसानों से उन प्रावधानों पर बातचीत करने की गुजारिश की जिस पर किसानों को आपत्ति है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसान प्रावधानों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें, और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है। लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। नए नौजवान भी किसानी की ओर आकर्षित हो सकें, किसान महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए, और इसके लिए 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन, ऐसे 3 नए कानून एक तौर से बनाए गए हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जो बातें पहले कृषि मंत्री कर रहे थे वही एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बातचीत का निष्कर्ष तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10वें दौर की हो या फिर 15वें दौर की हो, बात जस की तसी बनी रहेगी।
बिल्कुल नेहा, बात जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कृषि मंत्री ने कल जो बयान दिया उससे एक दिन पहले एक उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि किसानों को दूसरे विकल्प देखने चाहिए। यानी कि सरकार इस बात को लेकर के साफ तौर पर अपना रुख साफ कर रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो जो किसान है देश के, दूसरे जिन किसानों से सरकार की मीटिंग हुई है वो लोग ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून अच्छे हैं और इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। किसान संगठन इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं और अब तक 56 दिन हो चुके हैं। किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। सरकार संशोधन के लिए इसमें बात कर रही है, लेकिन इसमें पेच फंसता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 10वें दौर की बैठक है, सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से वो लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं, किसानों को कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तभी इसमें सहमति होगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन किया गया था, उसमें से जो 3 सदस्य थे उनकी बैठक हुई और इस बैठक में उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि वो किसानों के बीच में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो लोग मीटिंग में आए, क्योंकि किसानों ने इस बात को लेकर के रिजेक्ट कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है उनके सामने पेश नहीं होंगे। तो जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने ये गुजारिश की है किसानों से कि सामने आए और उसके बाद ही कोई समझौता या बातचीत आगे हो सकती है, क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है इस कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में वो तमाम बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं, जिस बात का विरोध लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कुमार, एक पक्ष किसान का ऐसा है जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चाहता है। 26 जनवरी को जो मार्च है उसमें कहा जा रहा है कि हम शांति बरकरार रखेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किसी तरह की हानि ना पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो सरकार के कान तक गूंज पहुंचाना चाहता है इस ट्रैक्टर रैली की। ऐसे में ये जो मतभेद है जो खुलकर सामने आ रहे हैं, कैसे एक मत एक राय किसानों की हो पाएगी? क्योंकि अगर वही 2 फाड़ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, आंदोलन तो फिलहाल चल रहा है नेहा, और यही कहना है किसानों का कि शांतिपूर्वक चलेगा। एक मत है, सरकार से भी जब बात करने जाते हैं तो 40 के जो 40 नेता हैं वो इकट्ठे होकर के वहां जाएंगे। फिलहाल जो बॉर्डर पे स्थिति है, यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार बातचीत से क्या कुछ निकलेगा। तो बातचीत से क्या उम्मीद कुछ लग रही है क्या कि कुछ निकलेगा, क्योंकि आज 10वीं दौर की बातचीत है। देखो भाई, ईश्वर साक्षी है, इन्हें सद्बुद्धि दे दे परमात्मा। वैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, इनकी बुद्धि जो है विनाश की तरफ है। हम भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये भी अपना जो हमारी शांतिपूर्वक चले। और जो बात है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो कहा कुछ उम्मीद है, क्योंकि 26 जनवरी पर मार्च करने की आपकी तैयारी? बस 26 तारीख तो हमारी चलेगी, इसे कोई रोकना नहीं। कोर्ट से हमारा संबंध रहा है नहीं ना, हम किस कोर्ट में गए। अगर हम कोर्ट में जाते तो हम उसकी बात करते। कोर्ट से तुम्हारा कोई संबंध है नहीं, सरकार गई, सरकार अपना कोर्ट को दे। 10वीं दौर की बातचीत है तो 10 बस या 10 कदम क्या होगा? जो हमारे अध्यक्ष जी करिए होंगे वो मान्य है। बात कर लेंगे तो बड़े नेता जो करेंगे, क्योंकि 40 बड़े नेता हैं जो कि मीटिंग में जाएंगे नेहा, और वहां पर जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन 26 जनवरी की परेड तय और परेड होगी, उसकी तैयारी में सारे किसान लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आज 10वें दौर की बातचीत होनी है किसान और सरकार के बीच, और ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच किसानों पर तनातनी अब भी जारी है। कल राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला तो सरकार की तरफ से तुरंत पलटवार किया गया। एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था, उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती।
और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ। और अब बात तांडव वेब सीरीज पर मचे घमासान की करेंगे। देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद सीरीज के निर्माताओं ने दोबारा माफी मांगी है और भरोसा दिया है कि इसके सभी विवादित दृश्य हटा लिए जाएंगे, लेकिन साधु संत अब भी भड़के हुए हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। ये कलहदा चीज है, ये फैसला फिल्म इंडस्ट्री को करना है, लेकिन जहां तक धार्मिक देवी देवताओं के अपमान का मामला है वो तो देश के किसी भी आदमी को करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी धर्म के मामले में किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और वो सिर्फ फिल्मी लोग नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस को भी ये सबसे ज़्यादा करना चाहिए और इससे बीजेपी के लोगों को सबक लेना चाहिए। तो अगर आपने तांडव वेब सीरीज नहीं देखी है और आप ये नहीं समझ पा रहे किन दृश्यों को लेकर विवाद है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं क्या है ये पूरा माजरा। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है। जरा सा गौर करते ही आप समझ जाएंगे कि वेब सीरीज तांडव में आजादी के ये नारे जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से मैच खाते हैं। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है जिसमें एक्टर जिशान अय्यूब को कलयुग के शिव के तौर पर दिखाया गया है। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है, एक डायलॉग में कहा गया है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो राजा है और सैफ अली खान को एक तानाशाह के तौर पर दिखाया गया है। इन विवादित सीन, डायलॉग, नारों के साथ वेब सीरीज तांडव रिलीज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो तांडव मचा है ऐसा लग रहा है कि आधा देश उबल रहा है। वेब सीरीज की पूरी टीम ने बिना देर किए माफी मांग ली। वेब सीरीज तांडव पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है और इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जोड़ना महज एक संयोग है। इस वेब सीरीज की कास्ट या क्रू का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति जाति, समाज, धर्म या धार्मिक विचारों, किसी संस्थान, किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इस शो की पूरी कास्ट और क्रू जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। लेकिन तांडव का विरोध करने वालों को ये माफी काफी नहीं लगी और वेब सीरीज के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर लगनी शुरू हो गई। लखनऊ में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ग्रेटर नोएडा में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल में तांडव के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। तांडव को डिब्बे में बंद कराने के लिए सबसे पहली एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई और यूपी पुलिस के तेज तर्रार 4 अफसरों की एक टीम आगे की कार्रवाई करने के लिए अपने निजी वाहन से मुंबई के लिए रवाना हो गई। ये अधिकारी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से पूछताछ कर सकते हैं। दूसरी एफआईआर ग्रेटर नोएडा में हुई। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने में दर्ज केस में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री बनने वाले हो। तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर, कंपनी के कंटेंट हेड के साथ ही एक्टर्स को भी आरोपी बनाया गया है। सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर के नाम भी एफआईआर में हैं। इन सभी के खिलाफ 153A यानी धार्मिक विद्वेष फैलाने, 295 यानी पूजा स्थल को कलंकित करने, 505 यानी अशांति फैलाने के साथ पुलिस बल को नीचा दिखाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। आज तक ब्यूरो।
चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि क्यों इस सीरीज को लेकर बवाल मच गया है, कहां कहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, किन किन बातों को लेकर आपत्ति जताई गई है। देश भर में जो अब तांडव को लेकर गूंज है, दरअसल वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर में एफआईआर दर्ज हुई है, मुंबई, लखनऊ, इन तमाम शहरों में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब हम आपको दिखाते हैं कश्मीर से कुपवाड़ा तक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे सीमा सड़क संगठन के रणबांकुरे पाकिस्तान और चीन के दांत खट्टे कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। आज हम हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं वीरों के हौसलों को मापने के लिए आए हैं। उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी बीकन यहाँ पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सर, हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना, और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए उसको प्रोवाइड करना। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने? इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में शामिल हो। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं या कोई डिजीज़ बॉडी या डेड बॉडीज़, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं, और अब जो यहाँ पर पेशेंट्स फंसे मदद करके उन्हें निकालने के लिए उनको आगे। चुनौतियाँ यहाँ पर हैं, उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है, और कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें, सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया है? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स हैं। यहाँ पर वी हैव कैजुअलिटी रिपोर्ट्स एवरी ईयर, एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। एंड अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग, ताकि ये रूट ओपन रहे। क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से लगता है कि कितनी भी ठंड पड़ जाए, रात का कोई भी समय हो, लेकिन हमें काम करना है और लक्ष्य? हम लोगों को देश के जवानों के लिए जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे डूबी है, ब्रिगेड भी है, और नियरली 1.5 लाख की सिविल पॉपुलेशन है, उनमें मेडिकल इमरजेंसी केसेस होता है, और हमारे जवानों के लिए बॉर्डर तक जाना हमारे देश की सुरक्षा की नज़र से हम लोग दिन रात मेहनत करके हम अपने रोड को ओपन करके रखते हैं। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सड़क यहाँ पर खोली जा रही है। बीकन होने से मदद हो जाती है आप लोगों को? बिल्कुल मदद होती है। टनल की मांग है यहाँ पर, लेकिन जब तक टनल नहीं है और ये सड़क है तब तक आप लोगों के लिए क्या ये
लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो। हाँ जी, ये यहाँ पे बड़े दिन रात काम करते हैं, इनकी बड़ी मदद रहती है सेवनों के साथ। और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो आउट टाइम में भी काम करते हैं। इनका बड़े हमें हेल्प है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, जहां पर होते हुए निर्माण से अगर चीन चिढ़ता है तो उसके पीछे कौन है? बीआरओ के जवान। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जहां पर लगातार अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसके पीछे कौन है? यही वो चेहरे हैं, बीआरओ, जो दिन रात किसी भी समय आपकी सेवा में हाजिर जरूर रहते हैं, चाहे इनका कामकाज नजर आए चाहे नहीं आए, चाहे ये वर्दी में आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन इनका जो समर्पण देश के लिए है उसमें भी कोई कमी नहीं रहती। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, कुपवाड़ा, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।